नमस्कार बच्चों, कैसे आप सब। आज मैं लेके आया हूं आपके लिए एक बेहतरीन क्वेश्चन पेपर। ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर है क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए, जो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली द्वारा जारी किया गया है। तो अगर आपके फर्स्ट टर्म का एग्जाम होने वाला है, टर्म 1 का एग्जाम अगर आप देने वाले हो, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। क्योंकि इस क्वेश्चन पेपर करने के बाद आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपका पेपर कैसे आएगा। तो अगर आप स्टूडेंट्स हो तो ये पेपर जरूर करके जाएं। इस टाइप के 2 पेपर गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली ने जारी किया है। आज फर्स्ट पेपर है, फिर मैं आपको सेकंड पेपर कराऊंगा। अगर आप पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों के साथ शेयर जरूर करें वीडियो को, ताकि वो समझ पाए कि पेपर का पैटर्न कैसा होगा इस बार का। और अगर आप टीचर हैं तो अपने बच्चों को जरूर इनके आंसर शीट भेजें, जो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, ताकि वो पैटर्न को समझ पाए कि एग्जाम कैसे आएंगे। चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ रिफ्लेक्स एंगल इज। एक रिफ्लेक्स एंगल होता है, ऑप्शन आपके पास है मोर देन 90 होता है, लेस देन 90 होता है, मोर देन 180 एंड लेस देन 360 और इक्वल टू 180। तो बच्चों रिफ्लेक्स एंगल 180 से 360 के बीच के एंगल को बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आएगा कि मोर देन 180 और 360 के बीच का एंगल। एक प्रतिवर्ती कोण जो होता है, जिसकी वैल्यू 180 से तो अधिक होती है लेकिन 360 से कम होता है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ चुका हूं मैं। एक आपको ट्रायंगल दिया हुआ है, साइड ऑफ ट्रायंगल आर इन रेशियो 2:1:3। एक ट्रायंगल का जो साइड का रेशियो है वो 2:1:3 है, उसका पैरामीटर 24 है। तो लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड, आपसे लॉन्गेस्ट साइड पूछा जा रहा है। अब देखिए, आपको पता है पैरामीटर निकालने के लिए हमें इनको प्लस करना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, 2x, 1x को आप सिंपल x लिखोगे और 3 को आप लिखोगे 3x। तीनों साइड को प्लस करके इक्वल टू 24, क्योंकि पैरामीटर का मतलब होता है तीनों साइड का सम। 2x और x 3x, 2x में x जोड़ोगे 3x और 3x, तो 6x इक्वल टू 24। 6 से 24 कैंसिल कर दो 4 बार में, तो x की वैल्यू आपके पास 4 आ गया। अब क्योंकि x की वैल्यू आपके पास 4 आ गई और आपसे पूछा क्या जा रहा था, लॉन्गेस्ट साइड, सबसे बड़ी साइड। लॉन्गेस्ट साइड मतलब 3 वाली, इस ये वैल्यू 3 वाली। तो 3 की मल्टीप्लाई हम कर देंगे 4 से, क्योंकि जो 3 था वो 3x था। 3 को हमने क्या लिया था, 3x। लॉन्गेस्ट साइड मतलब इनमें से सबसे बड़ी साइड, और सबसे बड़ी साइड है 3x। तो 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, तो 12 जो होगा वो आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो आपको ऑप्शन नंबर सी पे टिक करना है। एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 2:1:3 है। तो 2:1:3 का मतलब है 2 और x, और फिर ये 3 की जगह 3x। परिमाप में तीनों को प्लस करके 24 आता है। तीनों को ऐड कर दो, 6x 24, 6 से 24 4 आएगा, x की वैल्यू 4 आ गया। अब आपसे पूछ रहा है त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा। सबसे बड़ी भुजा यानी 3, 3 की गुना 4 से कर दो, तो 12 जो होगा वो आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ रैशनल, अगर हम एक रैशनल ले लें, अगर एक मैं रैशनल नंबर ले लूं और उसका प्रोडक्ट करूं इरेशनल के साथ, उसका प्रोडक्ट करूं इरेशनल के साथ, तो आपसे पूछा जा रहा है कि क्या होगा। तो याद रखिए, रैशनल को जब इरेशनल से प्रोडक्ट करता है तो कभी रैशनल भी आता है और कभी इरेशनल भी आता है, दोनों पॉसिबल है। कभी रैशनल आता है, कभी इरेशनल आता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी क्या कहता है, सम टाइम रैशनल सम टाइम इरेशनल। तो डी आपका आंसर होगा। एक परिमेय को जब अपरिमेय से गुना करते हैं, जब परिमेय को अपरिमेय से गुना करते हैं, तो उसका गुणनफल कभी परिमेय भी आ सकता है, कभी अपरिमेय भी आ सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। इफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सर ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, जब दो एंगल का सम 90 हो तो उसे बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का रेशियो, फिर से आपको रेशियो दे दिया, तो आप 10x और 8x इक्वल टू 90 लिख सकते हो। 10 और 8 को ऐड करोगे तो ये बन जाएगा आपका 18x इक्वल टू 90। 18 5 जा होता है 90, x की वैल्यू आ गई 5। आपने x की वैल्यू 5 निकाल दिया। देन द एंगल्स आर, अब आपसे पूछ रहा है बताइए दोनों एंगल की वैल्यू। तो पहला क्या था 10x, पहला क्या था 10x। तो आप क्या करोगे, 10 की मल्टीप्लाई कर दोगे 5 से, तो एक तो 50 आ गया। दूसरा आपने 8x, तो 8 की मल्टीप्लाई 5 से कर दो तो ये 40 आ गया। तो 50 और 40 जो कि हमारा ऑप्शन ए है।
तो ए आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। पूरा कोण वो कोण होते हैं जिनको योग करके 90 डिग्री आता है, उनका अनुपात 10 और 8 है, तो 10x और 8x 90, दोनों को ऐड कर दो 18, 18 को 90 से काटोगे 5, फिर 5 की गुना 10 से भी और 8 से भी कर दो, तो एक 50 और एक 40। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इरेशनल, निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या, देखिए अपरिमेय संख्या वो होता है जो अंडर रूट से बाहर नहीं आता। 4 और 9 की बात करें, पहले ऑप्शन की बात करें तो 2 और 3 बाहर आ जाएगा, ये 4 2 का स्क्वायर होता है, 9 3 का स्क्वायर होता है, 3 से 12 कट जाएगा, अंडर रूट 4 और 4 की वैल्यू 2 आ जाएगा। अंडर रूट 5 देखिए अंडर रूट से बाहर नहीं आएगा, अंडर रूट 5 किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो ये इरेशनल है, ये पूर्णतः इरेशनल है, तो सी जो होगा वो आपका आंसर होगा, क्योंकि अंडर रूट 5 किसी का स्क्वायर नहीं होता, जबकि 81 9 का स्क्वायर होता है, तो सी अंडर रूट से बाहर नहीं आ सकता, इसलिए इरेशनल नंबर है। क्वेश्चन नंबर 9, which of the following is a not a criteria of for congruence of triangle। देखिए congruence of triangle के 5 क्राइटेरिया होते हैं। पहला होता है साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड और RHS, ये 5 क्राइटेरिया होते हैं कॉन्ग्रुएंट के। तो अब साइड एंगल साइड ये ऑप्शन तो होता है, एंगल साइड एंगल भी होता है, लेकिन साइड साइड एंगल कोई भी रूल नहीं है। आप देख लीजिए इन पांचों में से कोई भी साइड साइड एंगल वाला रूल नहीं है, इसलिए सी आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा त्रिभुजों की सर्वांग समता की कसौटी नहीं है। देखिए त्रिभुजों की सर्वांग समता की कसौटी 5 होती है, जो ये है, तो कौन सी नहीं है, तो साइड साइड एंगल, साइड साइड एंगल कोई रूल नहीं है इनमें से, तो आपका ऑप्शन जो होगा वो सी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाता हूं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एक त्रिभुज की दो भुजाएं 18 और 10 है, ध्यान से सुनिए, एक त्रिभुज की दो भुजाएं 18 और 10, उसका परिमाप दे रखा है 42। देखिए त्रिभुज की तीनों भुजाओं को आप ऐड करोगे तो जाके परिमाप आएगा, तो एक भुजा तो 18 गिवन है, दूसरी भुजा 10 गिवन है, तीसरा मुझे नहीं पता, लेकिन परिमाप 42 है। तो परिमाप कब आता है, जब तीनों को ऐड करते हैं। टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल गिवन है, एक 18 है, एक 10 है, एक आपके पास 18 है। वापस आ जाओ भैया जी, वापस आ जाओ अपने शेप में, एक मिनट वापस ले आओ, चलिए दोबारा आ गए एक बार। एक जो है वो 18 सेंटीमीटर है, एक आपका 10 है, 18 और 10, और पैरामीटर 42 है। सर पैरामीटर कब आता है, पैरामीटर आता है जब हम तीनों साइड को प्लस करते हैं, तो 18 और 10 ये तो 28 हो गए, 28 और सी यानी तीसरे वाला तीनों मिलकर आना चाहिए 42, सी इक्वल टू 42, 28 हो जाएगा माइनस, तो सी की वैल्यू आ गई 14, सी की वैल्यू आ गई 14, यानी जो तीसरा साइड है वो भी आपने निकाल दिया जो कि 14 है। अब आपके पास तीनों साइड है, आपके पास पहला दूसरा तीसरा, आपके पास तीनों साइड है आपके सामने। नाउ व्हाट विल बी द एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब ट्रायंगल का आपसे एरिया पूछा जा रहा है, तो ट्रायंगल एरिया निकालने के लिए हम सबने मेथड पढ़ा है, तो चलो मैं आपको समझा देता हूं मेथड। एक सेकंड रुकोगे, मैं जरा पेज खोल लूं आपके लिए, एक पेज ओपन कर लेता हूं। देखिए यहां मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं, इस पे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ट्रायंगल है, एक 18 है, एक 10 है और एक 14 है। सबसे पहले एस निकालोगे, एस का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2, हम सबको पता है, तीनों का ऐड करके पैरामीटर 42 अपॉन में 2, 42 का हाफ होता है 21, एस आ गया 21। अब निकालेंगे एस माइनस ए, यानी 21 में से ए को 18 को माइनस कर लो तो 3 आ गया, एस माइनस बी यानी 21 में से 10 को माइनस कर दो तो 11 आ गया, और एस माइनस सी 21 में से 14 को माइनस कर दो तो आपका 7 आ गया। और एरिया कैसे निकलता है, याद कीजिए, एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला लगता है हीरोन्स फॉर्मूला, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, इस फॉर्मूले का हम इस्तेमाल करते हैं। तो सर एस कितना आया था, एस कितना था 21, एस माइनस ए क्या था तो 3, एस माइनस बी क्या था 11, एस माइनस सी क्या है 7। अब फैक्टर कर लीजिए, 21 के फैक्टर क्या होगा 3 इंटू 7, 3 की जगह 3, 11 की जगह 11 और 7 की जगह 7। किस किस का पेयर बनना है, 3 का पेयर 3 से बाहर आ गया, 7 का पेयर 7 से बाहर आ गया, लेकिन 11 का कोई पेयर नहीं बना, तो अंडर रूट 11 मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों की मल्टीप्लाई 21 अंडर रूट 11, तो 21 अंडर रूट 11 आपका आंसर होना चाहिए।
वापिस आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। आ जाओ भाई साहब क्वेश्चन। तो 21/11 ये रहा बी ऑप्शन। कैसे करेंगे ये मैंने आपको पूरा प्रोसीजर अभी अभी समझाया है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक स्क्रीनशॉट इसका ले लो और एक स्क्रीनशॉट आप इसका ले लो समझने के लिए, ठीक है। बाकी आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, इतना हार्ड वाली बात नहीं है इस क्वेश्चन में, एरिया निकालना था। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। ये भी क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 मैथ से करते हो तुम 8, अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। अ ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल एबीसी है और एक पीक्यूआर है। चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूं। एक ट्रायंगल आपके पास एबीसी है और दूसरा आपके पास पीक्यूआर है, पीक्यूआर, जिसमें ए बी और ए सी इक्वल है। ए बी और ए सी ये दोनों इक्वल है। सी इक्वल है पी के, जो सी वाला एंगल है ये वाला एंगल ये पी के इक्वल है, पी ये रहा इसके इक्वल है, ठीक है। सी वाला एंगल पी वाला एंगल के इक्वल है। बी जो है वो क्यू के इक्वल है, बी ये वाला, बी जो है वो क्यू के इक्वल है, इसके इक्वल है। तो बताइए टू ट्रायंगल्स आर, अब जो ये दो ट्रायंगल है वो आपस में कैसे होंगे, ये दोनों ट्रायंगल किस प्रकार के ट्रायंगल है, मेरी बात समझिए। अगर ये दोनों साइड इक्वल है, अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। हमने पढ़ाया शुरू में, आपको बताया था कि अगर दो साइड इक्वल हो तो दो एंगल भी इक्वल होंगे। ये दो साइड इक्वल है तो दो एंगल इक्वल हैं, यानी हमें पता लग गया एंगल बी और एंगल सी दोनों इक्वल हैं क्योंकि दो साइड इक्वल है। अब एक बात बताइए, जब बी और सी इक्वल है तो इसके इक्वल में जो था वो भी इक्वल होंगे। बी के इक्वल कौन था, बी के इक्वल देखिए, बी के इक्वल क्यू था, बी के इक्वल क्यू था, और सी के इक्वल कौन था, पी था, सी के इक्वल पी था। तो बी की जगह क्यू और सी की जगह पी, यानी दो साइड इक्वल हो गए। तो जब दो एंगल इक्वल हो गए, दोनों एंगल, क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल है, तो ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल हो गए। और जब दो एंगल इक्वल होते हैं तो उसको आइसोस्केलस ट्रायंगल बोलते हैं। तो आइसोस्केलस ट्रायंगल, आप पढ़िए आइसोस्केलस ट्रायंगल कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा ए में। आइसोस्केलस है लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं है, आइसोस्केलस ए जो होगा इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि दो एंगल इक्वल हैं। जब दो एंगल इक्वल होते हैं तो उनको आइसोस्केलस बोलते हैं, ये आइसोस्केलस है। दो त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर है, एक त्रिभुज एबीसी है, एक त्रिभुज पीक्यूआर है, जिसमें ए बी और ए सी दो भुजाएं बराबर है, सी बराबर है, सी बराबर है पी के, बी बराबर है क्यू के, तो दो त्रिभुज है। अब क्योंकि ये दोनों दो साइड इक्वल है तो दो एंगल भी इक्वल होंगे, और दो एंगल ये वाला इक्वल है तो ये दो एंगल भी इक्वल होंगे। अब ये दो एंगल इक्वल हैं तो दो साइड भी इक्वल होंगे, इनको बोलते हैं हम समद्विबाहु त्रिभुज। तो ये ए जो है वो आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, 0.35 के ऊपर बार है, ये दिया हुआ है, इसको पी क्यू में लिखना है। तो इसका शॉर्टकट मैंने आपको बताया था कि 35/99, जितने ऊपर बार है उतनी बार आप 99 लगा दो तो 35/99 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। याद ना, आपको इसका शॉर्टकट बताया था, 35 लिखा ना, 35 कितने नंबर को बार है, 2 नंबर को बार है, तो 99 लिख दो, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ गया मैं। ये आपको एक डाटा दिया हुआ है और इसका परिसर पूछ रहा है, रेंज ऑफ द डाटा। ये डाटा दिया हुआ है और आपसे रेंज पूछा जाए, रेंज। सर रेंज क्या होता है, रेंज निकालने का सर फॉर्मूला होता है हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या में माइनस करना है। तो सबसे बड़ी संख्या है 91, सबसे हाईएस्ट है 91, और सबसे लोएस्ट ढूंढिए, तो सबसे लोएस्ट आपको मिलेगा 6। सबसे बड़ी संख्या है 91, सबसे छोटी संख्या है 6, माइनस कर दीजिए। 91 में से 6 को माइनस करोगे आपका 85 आ जाएगा, तो 85 सी जो है वो आपका आंसर है। रेंज समझ में आ गया, रेंज का मतलब होता है हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, हाईएस्ट में से लोएस्ट माइनस कर दो तो 85 जो है वो आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज 5 यूनिट डिस्टेंस अबव द एक्स एक्सिस। देखिए ये है आपका एक्स एक्सिस और आपसे बोला जा रहा है अबव द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से ऊपर 5 यूनिट ऊपर। तो एक्स एक्सिस से ऊपर होता है y की वैल्यू, तो यहां y की वैल्यू आएगी y इक्वल टू 5। आपसे क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, अबव द एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस के ऊपर 5 यूनिट ऊपर, तो 5 यूनिट ऊपर चले जाओ। ये किसकी लाइन है, ये y एक्सिस की लाइन होती है, तो y की वैल्यू जो है वो आपको 5 गिवन है, तो y इक्वल टू 5।
अब y इक्वल टू 5 तो यहाँ पर नहीं गिवन है, तो हम इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ला सकते हैं। तो 5 को लेफ्ट हैंड साइड पे लाएंगे तो y माइनस 5 इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि y को हम 5 को हम लेफ्ट हैंड साइड पे लाएंगे तो y माइनस 5 इक्वल टू 0, जो कि हमें ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो सी जो होगा वो हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, x की वैल्यू गिवन है 3, y की गिवन है -2, और आपसे पूछा जा रहा है अगर ये इक्वेशन है तो k का मान ज्ञात कीजिए। x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू -2 है, जो कि एक सोल्यूशन है इक्वेशन का। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं जिसमें k की वैल्यू पूछा जाता है। तो बच्चों k की वैल्यू बहुत आसान है निकालना। तरीका क्या होता है कि x की जगह ये वैल्यू पुट करनी होती है और y की जगह आपको ये वाली वैल्यू पुट करनी होती है। तो k आगे क्या है, x की जगह पुट करेंगे 3, ठीक है ना, k x है तो x की जगह 3 माइनस का 3, अब 3 के बाद क्या है y है, तो y की वैल्यू क्या है -2, तो -2 इक्वल टू 12। 3 की k से मल्टीप्लाई करो, 3k माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 2 जा 6 इक्वल टू आपका 12 एज इट इज। 3k की जगह 3k आप एज इट इज लिख दो, 12 की जगह 12 लिख दो, प्लस का 6 आपका -6 हो जाएगा। 3k की जगह 3k एज इट इज, 12 में से 6 माइनस करोगे तो 6, 3 को 6 से कैंसिल करो 2, तो k की वैल्यू 2 आ गया, तो k की वैल्यू 2 जो आपका बी है ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। नाउ द क्लास मार्क ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन एज फॉलो। ये दिया हुआ है क्लास मार्क, क्या गिवन है, क्लास मार्क। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लास मार्क निकालना। क्लास मार्क आपको गिवन है 15 20 25, ये दिया हुआ है क्लास मार्क। बारंबारता बंटन के वर्ग चिन्ह इस प्रकार दिए गए हैं, किस प्रकार, 15 20 25। तो वर्ग चिन्ह 15 के अंतर्गत वर्ग क्या है। अब ये बहुत बहुत मुश्किल होता है निकालना अगर आपने इसका तरीका नहीं सीख रखा। देखिए तरीका क्या होता है, द क्लास क्रॉसपॉन्डिंग टू द क्लास मार्क 15, कह रहा है इनमें से किसका क्लास मार्क 15 आएगा। तो क्लास मार्क 15 निकालने का तरीका क्या है कि आप इन दोनों को प्लस करके हाफ कर दीजिए, 15 जिसका आंसर आ जाएगा वो रिक्वायर्ड आंसर होगा। जैसे 12.5 और 17.5, जब आप 12.5 और 17.5 आप दोनों को प्लस करोगे, जब आप इन दोनों को प्लस करोगे 12.5 और 17.5 जब दोनों को प्लस करोगे तो 30 आएगा, और 30 का आप हाफ करोगे तो 15 आ गया ना। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। अब देखो 17.5 और 22.5 प्लस करो, 30 नहीं आएगा। 18.5 21.5 30 नहीं आएगा। 19.5 और 20.5 30 नहीं आएगा। तो इन दोनों को प्लस करके जो आपको गिवन था, इन दोनों को प्लस करके जो आपको ये वाला स्टार्टिंग की वैल्यू गिवन है, आपको मैं ये वैल्यू देखिए, ये वैल्यू जो है वैल्यू इन दोनों को प्लस करोगे तो 30, और 30 का कर दिया आपने हाफ जो कि होता है 15, तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा 15। तो 15 ही तो क्लास मार्क पूछ रहा था, इसलिए आपका आंसर जो होगा बच्चों वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। एबीसी एक ट्रायंगल है जिसमें बीसी एबी इक्वल है, एंगल बी 80 है, तो ए का मान बताना है। चलिए मैं आपको ट्रायंगल से समझाता हूं, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बी मान लीजिए ट्रायंगल है ए बी और सी। अब ए बी जो है वो बीसी के इक्वल है, ए बी और बीसी इक्वल है। अगर दो साइड इक्वल होती है तो अपोजिट एंगल इक्वल होता है, यानी इसके सामने वाला ये एंगल और इसके सामने वाला ये एंगल, ये दोनों एंगल दो साइड इक्वल होती है तो उनके अपोजिट एंगल, इसके अपोजिट ये है और इसके अपोजिट ये है। तो अगर दो साइड इक्वल है तो दो एंगल भी इक्वल होगा। एंगल बी जो है वो 80 है, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है ए की वैल्यू बताओ, ए की वैल्यू क्या होगी। तो कितना आसान है, देखिए एक ट्रायंगल के तीन एंगल का सम हम सबको पता है 180 होता है। एक ट्रायंगल के तीन एंगल का सम 180 होता है, तो 80 तो इसने ही खा लिया, बचा आपके पास 100, तो ये 50 होगा और ये भी 50 होगा। भाई एक ट्रायंगल के तीन एंगल का सम 180 होता है ना, तो 80 तो इसके पास हो गया, बचा 100, तो आधा इसके पास होगा आधा इसके पास होगा क्योंकि दोनों इक्वल है, तो ये भी 50 ये भी 50, तो 50 है जो आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, ये दो समांतर रेखा है ये और एक तिर्यक रेखा इसको काट रही है, तब तिर्यक रेखा के एक तरफ बने आंतरिक कोण अगर इन दोनों को प्लस कर दें,
इन दोनों को प्लस करते हैं तो 180 आता है। याद कीजिए, अंदर वाले एक ही तरफ के दो कोनों का सम जो होता है वो 180 होता है। और 180 को क्या बोलते हैं? 180 को समपूरक कोण कहते हैं, इसलिए डी आंसर आएगा। हिंदी मीडियम आ जाइए। हिंदी मीडियम, मैं पेन चेंज कर देता हूं आपके लिए, वापस ब्लू पेन ले लेता हूं। इफ टू पैरेलल लाइन आर इंटरसेक्टेड बाय ए ट्रांसवर्सल लाइन, देखिए ये दो पैरेलल लाइन है और इसे बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। ये इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड। तो अगर इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड की बात करें तो इन्हें को इंटीरियर एंगल बोलते हैं। और इन दोनों का सम जो होता है बच्चों 180 होता है। 180 सप्लीमेंट्री एंगल होता है, तो सप्लीमेंट्री आपका आंसर होगा। सप्लीमेंट्री आपका आंसर होगा, ठीक है। तो आपका आंसर यहाँ पर सप्लीमेंट्री होगा। इंग्लिश में सप्लीमेंट्री बोलते हैं और हिंदी मीडियम संपूरक कोण ही बोलते हैं। तो ये थोड़ा सा फर्क है, आप देख लेना। संपूरक कोण 180 का होता है, तो हिंदी मीडियम डी है और इंग्लिश मीडियम सी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, ये आपका इक्वेशन है, ये कट करता है एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पर? तो देखिए ये ग्राफ जो है ये वाला, ये कट करता है एक्स एक्सिस को, और जो एक्स एक्सिस को कट करता है उसकी वाई की वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ वाई की वैल्यू 0 पुट करना आपको। तो 2x, ये तो 0 हो गया क्योंकि आपने y की वैल्यू 0 पुट कर दी, इक्वल टू 6 बचा, कैंसिल हो गया 3, तो x की वैल्यू 3 आ गया और y की वैल्यू 0। तो 3 और 0, तो 3 और 0 जो b है वो आपका आंसर है। दोबारा समझाऊं क्या है इसमें? देखिए इसमें आपको ये समझना पड़ेगा कि जो x एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है ना, जब x एक्सिस इंटरसेक्ट होता है बच्चों तो वहां y की वैल्यू 0 होती है। तो y की वैल्यू 0 रख दीजिए, y तो कैंसिल हो गया, y तो आप खत्म कर दो। तो बचा 2x इक्वल टू 6, 2x इक्वल टू 6, 2 से 6 कट जाएगा 3, x 3 आ गया, y 0। तो ये b आपका आंसर है। 17 देखिए, ABC और FDE कॉन्ग्रुएंट है, AB 5 है, एंगल B 40 है, एंगल A 80 है, तो कौन सा कथन सही है? ये गिवन है कि ABC और FDE कॉन्ग्रुएंट है, AB 5 है, एंगल B 40 है, एंगल A 80 है, तो देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? कौन सा ट्रू है? तो मैं आपको डायग्राम से समझा देता हूं, डायग्राम समझिए। दो ट्रायंगल बना लेता हूं, एक का नाम है ABC और दूसरे ट्रायंगल का नाम है FDE। FDE ये दो ट्रायंगल है जिसमें AB 5 है, एंगल B जो है वो 40 है, ये आपको गिवन है, एंगल A जो है वो 80 है, और ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू? कौन सा इनमें से ट्रू होगा? देखिए अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो CPCD क्या कहता है? सब कुछ इक्वल होगा। तो इसका नाम क्या था? ABC, और इसका नाम था FDE। तो अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगा, अगर ये 80 है तो ये भी 80 होगा, अगर ये 40 है तो ये भी 40 होगा, और तीन एंगल का सम 180 होता है, 80 और 40 ये दोनों हो गए 120, तो ये हो गया 60, तो ये भी आपका 60 होगा। तो ऑप्शन ए देखिए, DF 5 है, DF 5 है, बिल्कुल सही बात है, DF 5 है, और F जो है वो 60 का है, F जो है 60 का है। F 60 का नहीं है ना हमारे पास, F तो 60 का नहीं है ना हमारे पास, तो ये गलत हो गया। DF 5 है, DF देखिए 5 है, बिल्कुल सही है ये, और एंगल E 60 है, एंगल E देखिए 60 दे रखा है। DF 5 है, देखिए DF 5 है, और एंगल E जो है वो 60 है, एंगल E देखिए 60 निकाला था, तो ये सही आ रहा है, इसलिए B जो होगा वो आपका आंसर होगा। द क्लास मार्क ऑफ द क्लास, इसका क्लास मार्क पूछ रहा है, तो क्लास मार्क कैसे निकालते हैं? दोनों को प्लस कर दीजिए, 130 और 150 को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, ये क्लास मार्क निकालने का तरीका है। 130 से 150 का वर्ग चिन्ह आपसे पूछा जा रहा है कि वर्ग चिन्ह बताओ, तो वर्ग चिन्ह निकालने का तरीका है दोनों को प्लस करके हाफ कर दो। तो दोनों को प्लस करेंगे तो 280, और 280 का हाफ करोगे तो 140 ही तो आएगा, तो 140 सी जो है वो आपका आंसर होगा 18 क्वेश्चन का। x माइनस 2y इक्वल टू 4 का हल है, कह रहा द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन है और कह रहा है इनमें से कौन इसका सोल्यूशन है। तो तरीका देखिए कैसे होता है, x की जगह पहले पहली वैल्यू अगर 0 पुट करूंगा तो 0 हो जाएगा, और 2 पुट करूंगा तो -4 हो जाएगा, क्योंकि 2 2 जा 4 हो गया। क्लियर हो गया? मैं आपको समझाऊं दोबारा, देखिए अगर आपको समझना है तो आराम से समझ लीजिए, मैं आपको समझा भी सकता हूं, आप समझ लीजिए, ऑप्शन है आपके पास। देखिए क्वेश्चन क्या था, पहले क्वेश्चन आप पढ़ लो एक बार, x माइनस 2y इक्वल टू 4,
तो x माइनस 2y इक्वल टू 4। पहला ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, 0 2 पहला ऑप्शन आपके पास 0 2, तो x की जगह 0 और y की जगह 2, तो 2 2 जा 4, 0 में से 4 माइनस करोगे तो -4, तो यहाँ तो 4 था ना, यहाँ तो 4 था, यहाँ -4 आ रहा है, तो ये गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन देखिए, सेकंड ऑप्शन क्या है, 4 और 0, तो सेकंड ऑप्शन 4 और 0 रख के देखते हैं। x की जगह x माइनस 2y इक्वल टू 4, x की जगह 4, y की जगह 0, अगर y की जगह 0 रखूंगा तो 0 इक्वल टू 4 और 4 इक्वल टू 4 आ गया, दोनों साइड इक्वल। दोनों साइड इक्वल क्या रखने पाया, 4 और 0 रखने पर, इसलिए 4 और 0 बी जो होगा इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। ये आपको एक डायग्राम गिवन है, ये डायग्राम गिवन है। इन द फॉलोइंग फिगर विच पेयर ऑफ एंगल रिप्रेजेंट इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अंत एकांतर कोण। तो अंत एकांतर कोण एक तो तीन वाला और 6 वाला, यानी एंगल 3 इक्वल टू एंगल 6 होगा, या एंगल 4 ये वाला और 5 वाला, या एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5 होगा। इन्हें बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। 3 इक्वल होगा 6 के और 4 इक्वल होगा 5 के। तो देखिए 3 और 6 पहले ऑप्शन में मिल गया, इसलिए ए जो होगा वो हमारा आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। 21 पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 21। ये संपूरक कोण है 40 का। संपूरक कोण होता है जो 180 डिग्री का हो। ये वाला एंगल सप्लीमेंट्री है 40 का, तो x क्या होगा, तो सप्लीमेंट्री कौन होता है, जिनको प्लस करने पे 180 आए, यानी पहला एंगल क्या है 30 प्लस x और दूसरा एंगल क्या है 40, इनको प्लस करके आ रहा है 180। कह रहा है ना सप्लीमेंट्री है, संपूरक है, संपूरक अभी बताया था ऊपर 180 का होता है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों मिलकर संपूरक कोण बनाते हैं। ये एंगल और ये एंगल दोनों सप्लीमेंट्री है, तो दोनों को प्लस करके 180, 30 और 40 ये हो गया 70 प्लस x इक्वल टू 180, x इक्वल टू 180 और जो 70 है ये माइनस हो जाएगा, तो 110 जो है वो आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो ए जो है वो आपका आंसर आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, एबीसी एक ट्रायंगल है जिसमें ए में से बी माइनस करने पर 42 आता है। एबीसी एक ट्रायंगल है जिसमें ए में से बी माइनस करने पर 42 आता है और बी में से सी माइनस करने पर 21 आता है। तो आपसे पूछ रहा है बी का मान क्या होगा, तो ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा। मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूं, पहले ये सिचुएशन लिख लेता हूं। आपको दिया हुआ है कि एंगल ए माइनस एंगल बी, इन एंगल ए माइनस एंगल बी जो है वो हमारा है 42, तो 42 लिख लीजिए। और दूसरा आपको दिया हुआ है बच्चों कि b में से c माइनस करने पर 21, तो एंगल b माइनस एंगल c इक्वल टू 21। ठीक है, अब हमें ए बी सी फाइंड करना है, तो मैं सारे एंगल कैसे निकालते हैं तरीका आपको बता देता हूं। देखिए एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c इक्वल टू 180 है, तो सबको पता है कि तीनों एंगल का सम 180 होता है ना। अब मैं एंगल a की वैल्यू यहां से निकालूंगा, कैसे निकालूंगा, 42 और ये माइनस का 42 तो ऐसे ही रहेगा, 42 को नहीं छेड़ेंगे। एंगल ए की वैल्यू निकालने वाला हूं मैं, 42 ऐसे ही रहेगा, माइनस का ये प्लस हो जाएगा, तो एंगल ए की जगह लिखूंगा 42 प्लस एंगल बी, 42 और ये माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस एंगल बी। एंगल बी क्या लिखा हुआ है यहां, एंगल बी, तो एंगल बी चाहो तो आप एंगल बी की वैल्यू लिख लो, तो एंगल बी आप एंगल बी की जगह छोड़ सकते हो या एंगल सी की वैल्यू, कोई एक वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा, कोई एक वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। मैंने क्या करा, तो एंगल बी को एज इट इज छोड़ दिया और एंगल सी की वैल्यू यहां से निकालूंगा, कैसे, 21 इधर ले आओ और एंगल सी उधर ले जाओ, तो एंगल बी ये वाला और ये माइनस हो जाएगा, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस का 21 इक्वल टू 180। तो इस प्रकार से सॉल्व हुआ। 42 में से 21 माइनस करो तो 21, एंगल बी 3 एंगल बी इक्वल टू 180, 3 एंगल बी इक्वल टू 180 और ये हो जाएगा माइनस का 21, 3 एंगल बी, 10 में से 1 गया 9 और 7 में से 2 गया आपका 6 और 1 की जगह 1। क्लियर हो गया। अब 3 से आप इसको कैंसिल करोगे, 3 से आप इसको कैंसिल कर दो, तो 3 से कैंसिल करने पे क्या मिला बच्चों, 3 से अगर मैं इसको कैंसिल कर दूं तो 53 आएगा ना, ये 53। एक बार माइनस चेक कर लूं मैं,
10 में से 1 गया, 9 बचा, अभी आपका 7, 5 बचेगा ना, ये 5 बचेगा। ठीक है, अब क्लियर है? तो 3 से कैंसिल करूंगा तो 53 हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, दोबारा समझ लीजिए। मैं ये क्वेश्चन अच्छा है तो मैं आपको दोबारा समझाता हूँ। मैं खुद मानता हूँ अच्छा क्वेश्चन है, दोबारा समझ लो। ये दिया हुआ पहले एंगल ए माइनस एंगल बी 42, तो पहले मैं इसका इस्तेमाल कर लेता हूं। पहले दिया हुआ है कि एंगल ए माइनस एंगल बी ये 42 है, तो एंगल ए की जगह एंगल ए, 42 की जगह 42, माइनस का ये माइनस का इधर प्लस हो जाएगा एंगल बी। तो एंगल ए की जगह हमें ये पुट करना है, ये वाली वैल्यू। एक और दिया हुआ है, एक और चीज गिवन है। क्या गिवन है कि बी में से सी माइनस करने पर 21 आ रहा है, तो एंगल बी माइनस एंगल सी इक्वल टू 21। बी की जगह बी रहने दो, 21 को इधर ले आओ तो माइनस 21, और एंगल सी को इधर ले जाओ तो एंगल सी। एक इसकी वैल्यू इस्तेमाल करना है, एक ये वाली वैल्यू और एक ये वाली वैल्यू इस्तेमाल करूंगा यहाँ पर। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तीनों का सम 180 होता है। देखिए ए की वैल्यू आपने निकाला था ना, भी ये रहा ए की वैल्यू। क्या निकाला था? ये वैल्यू थी 42, और एंगल बी, बी की जगह मैंने बी छोड़ दिया, कुछ नहीं करा। और एंगल सी, ये क्या है? एंगल सी। एंगल सी की वैल्यू मैंने यहां निकाली थी कि एंगल सी की वैल्यू ये रही। एंगल सी की वैल्यू ये आई थी क्या? एंगल बी माइनस का 21 इक्वल टू 180। तो ये सिचुएशन बन गया। 42 में से 21 कराऊंगा 21, तीनों एंगल को प्लस कर दो, 3 एंगल बी इक्वल टू 180 एज इट इज, 3 एंगल बी एज इट इज, 180 भी एज इट इज, माइनस 21 हो जाएगा। 3 एंगल बी इक्वल टू 159, 3 से इसको कैंसिल कर दूंगा तो 5 और 3 53, एंगल बी जो है वो 53 आ जाएगा। तो आपसे पूछ क्या रहा था इसमें? एंगल बी ही पूछ रहा था, जो कि 53, सी आपका आंसर है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करना 2 से 3 बार। कह रहा इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दूं तो क्या मान होगा? द वैल्यू ऑफ, अगर इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दूं तो क्या वैल्यू होगा? तो वैल्यू कैसे निकालते हैं? देखिए पहले 3 की मल्टीप्लाई होगी 18 से, तो 54, ए की पावर 4 और ए की पावर 3, ए की पावर 7 क्योंकि पावर प्लस हो जाती है, बी की पावर 3 और बी की पावर 5, तो बी की पावर 8 क्योंकि मल्टीप्लाई पावर प्लस हो जाती है। तो 54 ए की पावर 7 और बी की पावर 8 जो कि डी में है, तो डी हमारा आंसर आ जाएगा। 24 क्वेश्चन पे आ गया। एक 12 पाता बंटन में एक वर्ग का मध्यमान 10 है और वर्ग की चौड़ाई 6 है, तो इस वर्ग की निम्न सीमा क्या होगी? इन ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मिड वैल्यू आपको पता है कि 10 है, मिड वैल्यू जो है वो 10 है, और जो उसकी चौड़ाई है वृत्त जो है क्लास की वो 6 है, तो लोअर लिमिट क्या होगी? लोअर लिमिट आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए 10 मिड वैल्यू है और 6 चौड़ाई है, तो 3 इधर कम कर दो, 3 इधर कम कर दो, तो 3 कम करोगे तो 7 और 3 बढ़ा दोगे तो 13। अब देखिए 7 और 13 को प्लस करो, 7 और 13 को 20 और 20 का हाफ 10 आता है ना, आ रहा है ना? ये क्या कह रहा है? मिड वैल्यू 10 है, मिड वैल्यू 10 है और चौड़ाई जो है वो 6 है, तो 3 इधर कम कर दो, 3 इधर कम बढ़ा दो, तो 3 कम करोगे 7 और 3 बढ़ाओगे तो 13। अब देखिए इन दोनों की मिड वैल्यू अपने आप 10 आ रही है ना, तो लोअर लिमिट क्या पूछा था? लोअर लिमिट क्या आ रही है? 7, तो बी जो होगा वो आपका आंसर आ जाएगा। तो 24 का बी हम टिक कर देंगे। नाउ उसके बाद इन एन आइसोस्केलस ट्रायंगल, एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है, इफ द वर्टेक्स एंगल, वो जो वर्टेक्स एंगल है ये ट्वाइस है द सम ऑफ द बेस एंगल, बेस एंगल के डबल के ट्वाइस है द मेजर ऑफ द वर्टेक्स एंगल। तो आपसे पूछा वर्टेक्स एंगल क्या होगा? एक समद्विबाहु त्रिभुज है, आपसे पूछ रहा है कि एक समद्विबाहु जिसमें 2 भुजाएं और 2 कोण इक्वल होती है ना, समद्विबाहु त्रिभुज, ऐसा एक समद्विबाहु त्रिभुज है। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि यदि शीर्ष कोण आधार कोण के योग का दुगुना है, आधार कोण के योग का दुगुना है, तो त्रिभुज का शीर्ष कोण क्या होगा? चलिए मैं आपको डायग्राम से समझाता हूं। ये क्वेश्चन आपसे ये कहना चाह रहा है कि एक ट्रायंगल है ए बी सी, जिसमें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, अब क्योंकि आइसोस्केलस है तो ये दोनों इक्वल होंगे, ये वाला एंगल और ये वाला दोनों इक्वल होंगे, ये दोनों इक्वल होंगे, ठीक है, क्योंकि आइसोस्केलस ट्रायंगल है, ये दोनों इक्वल होंगे। अब आपसे कह रहा है द वर्टेक्स एंगल मतलब ऊपर वाला एंगल, ये वाला एंगल, ट्वाइस द सम ऑफ द बेस एंगल, इन दोनों के सम के ट्वाइस है। अगर ये x है तो ये भी x होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों इक्वल है, और ये मान लीजिए y है। तो हमें पता है कि क्वेश्चन में दिया गया कि वर्टेक्स एंगल
ये ट्वाइस है किसके, सम ऑफ द बेस एंगल ये दोनों, यानी x प्लस एक्स के, ये इसके इक्वल आपको गिवन है क्वेश्चन में। तो y इक्वल टू 2 और x हो जाएगा 2x, y इक्वल टू हो गया 4x। ठीक है, नाउ तीनों का सम 180 होता है, तीनों का सम 180 कर सकते हैं हम। तो x प्लस y इक्वल टू 180, x और x ये हो गया 2x, और y की वैल्यू क्या है, तो y की वैल्यू 4x है, देखिए ये रहा। तो y की जगह क्या लिखेंगे, 4x, 180, 2x और 4x 6x इक्वल टू 180, इसको कैंसिल कर दो तो 30 आ गया, x की वैल्यू 30। अब ट्रायंगल दोबारा अगर मैं बना भी लूं, अगर मैं ट्रायंगल दोबारा बना लूं, चलिए मैं यहां बना देता हूं, ट्रायंगल दोबारा बना दूं, तो ये क्या था x जो कि 30 आया, ये भी x था तो 30, तो 30 60, तो ये होगा 120, क्योंकि तीनों का सम 180 होना है ना, तो 30 60 तो ये 120 हो जाएगा ना भाई। तो 120 बी जो है वो आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट लेना इन क्वेश्चनों का। अगर आपको दोबारा समझना है तो मैं दोबारा समझाता हूँ, वीडियो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, लेकिन बहुत जरूरी है इस टाइप के क्वेश्चन करके जाना। ये क्वेश्चन कह रहा है ए बी सी, ये x है, ये भी x है, ये y है, और y जो है ना वर्टेक्स एंगल, ये इन दोनों के सम का, इन दोनों नीचे वाले दोनों के सम का ट्वाइस है। तो y इक्वल टू 2, x और x को जोड़ लो 2x, तो y इक्वल टू आ गया 4x। नाउ x प्लस वाई प्लस x प्लस वाई, तीनों का सम 180 होता है भाई, x और y तीनों का सम 180, x और x 2x, y की वैल्यू दे रखी है 4x, 180, ये हो जाएगा 6x इक्वल टू 180, 6 से कैंसिल हो गया 30, दोबारा डायग्राम बनाएंगे तो ये 30, ये भी 30, तो 30 हो गया 60, तो ये हो गया 120, तो 120 आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से करना, इस टाइप के क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, ऐसे क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए देते हैं, बहुत बहुत ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर 26 पे आ चुके हैं हम लोग। ये आपको दिया हुआ नोट्स का क्वेश्चन है, कह रहे किसके बराबर होगा। इसका मतलब मैंने आपको बताया था 2 की पावर 3, सबसे पहले अंदर वाली वैल्यू की 2 की पावर 3, इस 3 का मतलब है 1/3, इस 3 का मतलब होता है 1/3, और इस 4 का मतलब होता है 1/4, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 की पावर क्या बची, 3 से 3 तो कट गया, 2 की पावर क्या बची 1/4, तो 2 की पावर 1/4, सी जो है वो आपका रिक्वायर्ड आंसर है। सिंपल क्वेश्चन है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इस टाइप क्वेश्चन आपके नोट्स में भी दिया हुआ है। आइए, ये बुक का ही क्वेश्चन है, इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, डायग्राम आपके सामने है और आपसे कह रहा है x की वैल्यू फाइंड करो, तो इन दोनों का सम इसके इक्वल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, देखिए ध्यान से, ये ट्रांसवर्सल लाइन है और ये एंगल और ये पूरा एंगल आपस में इक्वल होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ये 1.23 है, तो इन दोनों का सम भी 123 होगा, 50 और x दोनों मिलकर 123 के इक्वल होंगे, ये दोनों एंगल इसके इक्वल होंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, तो x इक्वल टू 123 माइनस का 50 कर दो, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 और 7 यानी 73, तो a जो है वो आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो कैसे सॉल्व किया है, ये दोनों एंगल और ये अकेला, ये दोनों आपस में इक्वल है, इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 पढ़िए, ये बहुत आसान है। x और y दोनों, अगर समीकरण ये है और x और y जो दोनों हैं वो धनात्मक हैं, प्लस और प्लस पहले क्वाड्रेंट में आते हैं, तो कौन से चतुर्थांश में आएंगे, तो दोनों प्लस केवल पहले चतुर्थांश में आएंगे, इसलिए ए आंसर आएगा। x एंड y, जो x और y है बोथ पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव हैं, तो दोनों पॉजिटिव कहां आते हैं, केवल पहले क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आपका आंसर आ जाएगा। ये आपके पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है। क्वेश्चन नंबर 29 ये बहुत ज्यादा एग्जाम में भी आता है, तो इसके तरीका मैं आपको सिखा देता हूं, इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं, आप इसका मेथड सीख लीजिए तो आप डायरेक्ट आंसर कर लोगे। देखो तरीका क्या है, 1 प्लस √2, √2 प्लस √3, √3 प्लस √4, √8 प्लस √9, ऐसा करके क्वेश्चन है। तो आप क्वेश्चन को देखिए, पैटर्न को देखिए, 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 4 है, ऐसे चलता जा रहा है, फिर 8 के बाद 9 है। तो करना क्या होता है बच्चों, सबसे लास्ट वाली वैल्यू ये उठाते हैं, यानी √9 में से माइनस कर देते हैं सबकी पहली वैल्यू, सबसे पहली वैल्यू क्या है
1। देखिए सबसे लास्ट में से सबसे पहले को माइनस कर देते हैं, ये शॉर्ट तरीका होता है। सबसे लास्ट में से सबसे पहले को माइनस कर दो। √9 का मतलब 3, क्योंकि 3 का स्क्वायर होता है, -1, तो 2 जो है वो आपका रिक्वायर्ड आंसर आएगा। तो डी। कितना सिंपल आंसर था, कितना सिंपल शॉर्ट करके आपको बताया। नाउ अगला आप देखिए, आपके पास दो फिगर है, फिगर 1 फिगर 2, और मेजर ऑफ पूछ रहा है बी डैश ए डैश सी डैश। बी डैश ये रहा, उसके बाद ए डैश ये रहा, और सी डैश ये रहा। तो आपकी अल्टीमेटली इसकी वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए कैसे होगा सॉल्व। पहले देख लीजिए कि इनको ये कॉन्ग्रेंट है या नहीं है। तो कॉन्ग्रेंट है, क्योंकि 6 इक्वल है 6 के, 70 इक्वल है 70 के, और 5 इक्वल है 5 के। तो साइड एंगल साइड से ये कॉन्ग्रेंट है, और कॉन्ग्रेंट है तो ये दोनों इक्वल होंगे। कॉन्ग्रेंट है तो ये दोनों इक्वल होंगे। इट मीन्स 3x जो है वो इक्वल होगा 2x प्लस 20 के। 2x को इधर ले आओ, तो 3x माइनस का 2x इक्वल टू 20। 3x में से 2x घटाओ दो तो x इक्वल टू 20। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई। x की वैल्यू आपने 20 निकाल लिया। अब आपको ये वाला एंगल निकालना है। इस एंगल की वैल्यू क्या है, तो 2x प्लस का 20। x की वैल्यू आपने क्या निकाला था, 20। तो 20 की मल्टीप्लाई 2 से कर दो तो 40, और प्लस 20 इट मीन 60 जो है वो आपका रिक्वायर्ड आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। तो देखिए कैसे घुमा फिरा कर आपसे पूछा गया। देखिए 3x, ये वाला 3x जो है वो इक्वल है इसके, यानी 2x प्लस 20 के। तो इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू जो आएगी आपकी वो 20 आएगी। अब ये 20 वैल्यू यहां पुट कर दो x की जगह। तो 20 की 2 से करोगे तो 40, और 40 में 20 ऐड कर दोगे तो 60। तो 60 पे आपको टिक करना था। नाउ फिर से आपके डायग्राम है, और आपको x का मान निकालना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इन सब का सम जो होता है बच्चों 360 होता है, पूरा सर्कल बन गया। इनका सम 360 होता है। तो एक तो x है, दूसरा x प्लस 10 है, एक x है, x प्लस 10 है, और 120 है। तीनों का सम 360, पूरा सर्कल बन गया। x और x 2x, 10 और 120 130, 360 की जगह एज इट इज। 2x इक्वल टू 360, और ये माइनस का हो जाएगा 130। नाउ 2x की जगह 2x, 360 में से 130 माइनस कर दो तो 0, 3 और 2, 230 बचेगा। 2 से आप कैंसिल कर दो, 2 1 जा 2, और 2 1 जा 2 अगेन, और 5, तो 115। 115 जो है वो आपका डी आंसर है। तरीका क्या है कि इन सब का सम जो है 360 है। एक तो x ये वाला, एक x प्लस 10 दूसरे वाला, और फिर तीसरे वाला 120, सबका सम 360 है। आप खुद सॉल्व कर लो, 115 आपका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। अगला पढ़ते हैं 32। पढ़िए, द नंबर ऑफ इंटरवल 20 से 30 इन द ऑब्जर्वेशन। ये ऑब्जर्वेशन आपको दिया हुआ है, तो आपसे पूछ रहा है कि 20 से 30 में कितने इंटरवल आएंगे। 20 से 30 में कितने इंटरवल आएंगे ये पूछा जा रहा है। आपको फ्रैक्शन दिया हुआ है, ये सारे फ्रैक्शन है। इसमें 20 से 30 में कौन कौन आएगा, तो चलिए ढूंढते हैं कि 20 से 30 में कौन कौन आएगा। मैं आपको 1 बाय 1 दिखाता हूं कि 20 से 30 में कौन कौन आ सकता है। एक तो 20 ये आ जाएगा 20 से 30 में, एक 22 ये भी आ जाएगा 20 से 30 के बीच में आएगा, और इसके अलावा ये आपका आ जाएगा 20 से 30 में एक 20 ये आ जाएगा। तीन ही आ रहे हैं ना, तीन ही आ रहे हैं ना। एक बार नजरें मार लो जल्दी से, फटाफट आंसर दो। आप भी ढूंढ रहे हो, जल्दी ढूंढो बेटा। तीन ही आ रहे हैं ना, और तो कोई नहीं आ रहा है, कोई और भी आ रहा है। सॉरी बच्चों, 20 से 30 के बीच में एक और आ रहा है। वेरी गुड, एक बच्चे ने कमेंट किया एक और आ रहा है 25। तो 1 2 3 4 टोटल 4 संख्या आ रही है। चार इंटरवल आ रहे हैं बच्चों, 25 20 22 और 20। ये सभी 20 से 30 के बीच में आते हैं ना, इससे 4 इंटरवल है। कह रहे इसको सॉल्व करो और a प्लस बी का मान बताओ। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आता है। तो इसका सॉल्व करने का मैं आपको मेथड बताता हूँ कैसे सॉल्व होता है। पहले मैं क्वेश्चन को लिख लेता हूं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है √3 - 1 √3 + 1, ठीक है। और इसके इक्वल टू में आपको गिवन है a - b √3, a - b
a माइनस बी अंडर रूट थ्री, अंडर रूट थ्री माइनस वन अंडर रूट थ्री प्लस वन का रैशनलाइज कर लेंगे, अंडर रूट थ्री माइनस वन अंडर रूट थ्री माइनस वन इक्वल टू में a माइनस बी अंडर रूट थ्री एज इट इज चलता रहेगा। अब आप देखिए ये चीज सेम है, ये चीज सेम है तो फॉर्मूला लग जाता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि दो बार आ रहा है तो पहले आता है a स्क्वायर, फिर आता है बी स्क्वायर, फिर आता है माइनस टू, फिर a और b। ठीक है ना, सेम है ना, ये वाली वैल्यू और ये वैल्यू सेम है ना, तो क्योंकि एक चीज दो बार आ रही है तो इसे बोलेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी। और देखिए अंडर रूट थ्री प्लस वन अंडर रूट थ्री माइनस वन, तो a प्लस बी और a माइनस बी, जिसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर इक्वल टू में a माइनस बी अंडर रूट थ्री। ना आगे बढ़ते हैं, अंडर रूट थ्री का स्क्वायर थ्री होता है, वन का स्क्वायर तो वन ही होता है, टू अंडर रूट थ्री की जगह टू अंडर रूट थ्री अपॉन में अंडर रूट थ्री का स्क्वायर करोगे तो थ्री, वन का स्क्वायर वन और a माइनस बी अंडर रूट थ्री आपका एज इट इज चल रहा है। थ्री में वन ऐड कर दो तो फोर बन जाएगा, माइनस का टू अंडर रूट थ्री अपॉन में थ्री में से वन माइनस कर दो, इसमें से माइनस कर दो तो टू इक्वल टू a माइनस बी अंडर रूट थ्री। टू से ये भी कर सकता है, टू से ये भी कर सकता है और टू से ये भी कर सकता है, तो टू से काटने के बाद क्या बचा, टू बचा, एक तो टू बचा माइनस अंडर रूट थ्री बचा, अपॉन में वन लिखते नहीं है तो a माइनस बी अंडर रूट थ्री। अब दोनों तरफ कंपेयर करो तो a की वैल्यू टू आ गया, a की वैल्यू टू आ गया, माइनस से माइनस कट गया, अंडर रूट तीन से अंडर रूट तीन कट गया एक बार में, तो b की जगह वन आ गया, b की वैल्यू वन आ गया। अब आपसे क्या पूछा था a प्लस बी, तो a कितना आया टू आया, b कितना आया वन आया, तो दोनों को ऐड करोगे तो थ्री तो आएगा, तो थ्री आपका आंसर आ जाएगा। तो बहुत ध्यान से करना है ऐसा क्वेश्चन, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, बाद में समझ लेना, बट ऐसे क्वेश्चन आपको आने चाहिए। 9th क्लास के बच्चों को एक्सपेक्ट किया जाता है कि इस टाइप क्वेश्चन आपको आता होगा। तो तीन आंसर होगा बच्चों, तो तीन ढूंढिए, ए पहले नंबर पे आ रहा है। 34 पे आते हैं, 34 देखिए, ये तीन आपको दिया हुआ है, इसका समीकरण है, कह रहा कौन सा समीकरण, इसके लिए कौन सा इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन सोल्यूशन पहला दूसरा तीसरा, तो कौन सा इक्वेशन में वैलिड होगा, तो हमें वन बाई वन करके पुट करना पड़ेगा। माइनस थ्री पुट करेंगे यहाँ और थ्री पुट करेंगे यहाँ, तो माइनस थ्री माइनस सिक्स होता है, जीरो नहीं होता, तो गलत हो गया। यहाँ पुट कर लीजिए माइनस थ्री और यहाँ पुट कर लीजिए थ्री, तो माइनस थ्री और थ्री जीरो होता है, अभी तक तो सही, इस पे तो सही आ रहा है, जीरो जीरो, जीरो प्लस जीरो जीरो होता है, थ्री माइनस थ्री, तीन में से माइनस तीन और जीरो, देखिए इसके लिए इसके लिए इसके लिए तीनों के लिए ये वैलिड हो रहा है। अब रख के देख लिए तीनों के लिए वैलिड हो रहा है, तो बी जो होगा वो आपका आंसर होगा, क्योंकि बी पे ये तीनों कुछ भी रख लो आंसर जीरो ही आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 35 पे आ गया मैं। इन ए कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, एक कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, क्लास मार्क ऑफ अ क्लास इज 15, आपको क्लास मार्क 15 गिवन है, द लोअर लिमिट इज, लोअर लिमिट भी 13 गिवन है, तो अपर लिमिट बता रहा है आपसे, अपर लिमिट बताओ, अपर लिमिट क्या होगा। तो मैंने आपको बताया था क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, क्लास मार्क निकालने का तरीका है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन में टू इक्वल टू होता है क्लास मार्क, ऐसे निकलता है क्लास मार्क। ये क्लास मार्क निकालने का तरीका है, वर्ग का वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह निकालने का फॉर्मूला है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन में टू, वर्ग चिन्ह निकालने का फॉर्मूला होता है, और वर्ग चिन्ह मतलब क्लास मार्क जो कि 15 गिवन है। चलिए मैं आपको समझा देता हूं इसका तरीका क्या होता है। देखिए एक होता है लोअर लिमिट, एक होता है अपर लिमिट, तो उसे डिवाइड कर दो तो आपका क्लास मार्क आ जाता है, जिसको वर्ग चिन्ह बोलते हैं हिंदी में। अब क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, इस क्वेश्चन में आपको गिवन है क्लास मार्क 15 है, लोअर लिमिट आपको 13 है, तो क्लास मार्क और लोअर लिमिट आपको 13 गिवन है, अपर लिमिट आपको नहीं गिवन है, आपने x मान लिया, टू की जगह टू, क्लास मार्क आपको गिवन है 15, अपॉन में वन, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 13 प्लस एक्स की 1 से करेंगे तो 13 प्लस एक्स, 15 की 2 से करोगे तो 30 हो जाएगा, और x इक्वल टू 30, ये माइनस का 13, तो x इक्वल टू 17 हो गया, तो अपर लिमिट जो है वो 17 आ जाएगा। देख लीजिए कैसे सॉल्व किया है, देख लीजिए बच्चों कैसे सॉल्व किया है, लोअर लिमिट अपर लिमिट डिवाइड बाई टू और क्लास मार्क, क्लास में मतलब वर्ग चिन्ह, ये सीएम जो लिखा हुआ है इसको वर्ग चिन्ह बोलते हैं, इसको बोलते हैं वर्ग चिन्ह, तो ये वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला होता है। इस तरीके से हमने x की वैल्यू 17 निकाल दिया, तो यही तो पूछा था अपर लिमिट जो कि 17 आ गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे, पढ़िए।
एक अध्यापिका अपने इस वर्ष के रिजल्ट को पिछले वर्ष के रिजल्ट से तुलना करना चाहती है। एक टीचर जो चाहती है कि प्रीवियस ईयर और इस साल के रिजल्ट को कंपैरिजन करो, उसने कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी से अंक पूछे। अब इन्होंने क्या करा, टीचर जी ने क्या करा, मैडम जी ने क्या करा कि उन्होंने अपने बच्चों से मार्क्स पूछे। ठीक है, क्या करा उन्होंने, अपने बच्चों से मार्क्स पूछे कि तुम्हारे नंबर बताओ, और 75% से ऊपर प्राप्त की संख्या लिख ली, और जिनके 75% से ऊपर नंबर थे उनके नाम लिख लिए। पिछले वर्ष के 75% अधिक प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या के लिए उसने परिणाम रजिस्टर खोला। अब उन्होंने देखा भाई पिछले साल का रिजल्ट क्या था, तो इसके लिए बच्चों से नहीं पूछा, उसके लिए उन्होंने रजिस्टर खोला। जो रिजल्ट रजिस्टर होता है ना, जिसमें रिजल्ट मेंटेन होता है। देखिए, पहले तो उन्होंने इस साल के लिए अपने बच्चों से पूछा, और प्रीवियस ईयर के लिए रजिस्टर खोल के देखा कि भाई पिछले साल का रिजल्ट क्या था। उसके द्वारा विद्यार्थियों से एकत्र किए और आंकड़े और रजिस्टर के लिए आंकड़े क्रमशः। अब आपसे पूछा जा रहा है कि भाई इन्होंने जो बच्चों से पूछ के आंकड़े इकट्ठे करे और रजिस्टर से लिखकर जो आंकड़े इकट्ठे किए, उसको आप क्या बोलोगे। तो बच्चों, जब हम डायरेक्ट किसी से बात करके आंकड़े इकट्ठा करते हैं, तो इसको बोलते हैं प्राइमरी डाटा। इसको बोलते हैं प्राइमरी डाटा, जब हम डायरेक्ट किसी से बात करके वो रिजल्ट पूछते हैं। और जब हम कहीं पे लिखे हुए चीजों को डाटा इस्तेमाल करते हैं, तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी डाटा। तो पहले प्राइमरी डाटा, फिर सेकेंडरी डाटा। क्लियर हो गया। तो यही चीज आपके पास है। तो प्राथमिक आंकड़े और गौण आंकड़े, ये जो है वो आपका आंसर होगा। इंग्लिश मीडियम आपको समझ में आ गया होगा। टू कंपेयर दिस ईयर रिजल्ट, इस साल के रिजल्ट कंपेयर करने के लिए लास्ट ईयर से, टीचर वेंट टू द क्लास, क्लास में जाती है टीचर, और कलेक्टेड दिस ईयर नंबर ऑफ डिस्टिंक्शन फ्रॉम द स्टूडेंट। जितने बच्चों के डिस्टिंक्शन, डिस्टिंक्शन क्या होता है, जिनके 75% से ऊपर होते हैं, उन बच्चों के नंबर पूछ कर उन्होंने लिख लिए। फॉर लास्ट ईयर नंबर ऑफ डिस्टिंक्शन, अब पिछले साल कितने बच्चों के डिस्टिंक्शन आए, सी ओपन द रिजल्ट रजिस्टर, उन्होंने रिजल्ट का रजिस्टर खोला और जितने भी नंबर थे डिस्टिंक्शन वाले उनको लिख लिया। अब जो डाटा कलेक्ट किया है टीचर ने अपने स्टूडेंट से और रजिस्टर से, उस डाटा को हम क्या बोलेंगे। तो पहले जब हमने डायरेक्ट किसी बच्चे से पूछा तो वो प्राइमरी डाटा है, और जब हम रजिस्टर से उस डाटे को लेते हैं उसे सेकेंडरी डाटा कहते हैं। तो प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा। देखिए x बराबर y, जब ये दोनों इक्वल होते हैं तो उसका आलेख हमेशा ऐसे बनता है, बीचों बीच इस प्रकार से जाता है। ठीक है, मूल बिंदु से गुजरता है। जब x और y बराबर हो तो मूल बिंदु से गुजरता है, तो d जो होगा वो आंसर होगा। इंग्लिश मीडियम, द ग्राफ ऑफ x इक्वल टू वाई, अगर x और y इक्वल है तो हमेशा ग्राफ ओरिजिन से जाता है, तो ओरिजिन यानी डी आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर आपको ग्राफ दिया हुआ है, ये ग्राफ आप देख सकते हैं। द गिवन ग्राफ रिप्रेजेंट द इक्वेशन। अब ग्राफ में आपके पास ध्यान से देखिए दो वैल्यू है, एक 2 और 2 है, एक 2 और 2 है, और एक आपको -2 और -1 है, दो वैल्यू है। तो ये किसका इक्वेशन ये आपसे पूछा जा रहा है, तो हमें चेक करना पड़ेगा, एक एक करके हमें चेक करना पड़ेगा। पहले में रखते हैं 2 और 2, ये रख के देखते हैं। x की जगह 2 रखोगे तो 6 हो जाएगा, और y की जगह 2 रखोगे तो 14 हो जाएगा। तो 6 में से 14 घटाऊंगा तो 10 तो आएगा नहीं, तो ये गलत हो गया। y की जगह 2 रखूंगा, माइनस x की जगह भी 2 रखूंगा, 2 और 2 है ना, पहला क्या है 2 और 2, तो y की जगह 2 रखूंगा, x की जगह भी 2 रखूंगा, तो 2 2 जा 4, तो 2 में से 4 माइनस करूंगा तो -2 आएगा, 3 नहीं आएगा, तो गलत हो गया। y की जगह 2 रखिए, y की जगह 2 रखिए तो 8 2 जा 16 हो जाता है। x की जगह 2 रखिए तो 2 की 6 से करोगे तो -12, और 12 में से 16 में से 12 को माइनस करोगे तो 4 आएगा, 4 आपको गिवन है, तो सी आपका आंसर है। 8y माइनस 6x इक्वल टू 4, यही आंसर क्यों है देख लीजिए। y की वैल्यू क्या है 2, माइनस 6, x की वैल्यू भी 2 है, 8 2 जा होता है 16, 6 2 जा होता है 12, 16, 8 2 जा 16 और 6 2 जा 12, 16 में से 12 माइनस करो 4, तो 4 ही तो गिवन था, इसलिए सी जो होगा उसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। अब आपके पास बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, x की वैल्यू ये गिवन है, तो ये इसकी वैल्यू बताइए, x माइनस 1 अपॉन x का मान क्या होगा। तो इसके लिए हमें रेशनलाइज करना पड़ता है। देखिए x की वैल्यू तो ऑलरेडी गिवन है, x की वैल्यू तो ऑलरेडी आपको गिवन है, आपको पहले 1 अपॉन x फाइंड करना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको करा देता हूं। आपके पास x की वैल्यू है √5 + 2, तो पहले 1 अपॉन x की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको रेशनलाइजेशन का सहारा लेना पड़ेगा।
√5 साइन चेंज कर दो, √5 माइनस 2 साइन चेंज कर दो, ऊपर आएगा √5 माइनस 2, नीचे ए स्क्वायर तो √5 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर, ऊपर आपका √5 माइनस 2 एज इट इज है, नीचे अंडर से स्क्वायर कट जाता है तो 5 बचेगा, 2 का स्क्वायर आपका 4 तो √5 माइनस 2 और बच्चों 5 में से 4 गया तो 1 हमें लिखना नहीं चाहिए, तो ये किसकी वैल्यू आ गई 1/x की। अब आपके पास क्वेश्चन क्या था कि x में से 1/x को माइनस करना है, देख लीजिए x में से 1/x को माइनस करना है, तो x की वैल्यू क्या थी, तो ये थी x की वैल्यू आपके पास क्या थी, तो 5 प्लस √2 माइनस 1/x की वैल्यू आपने अभी भी निकाला है जो कि ये है √5, अब ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, आपको कि प्लस क्यों हुआ सर जी, प्लस क्यों हुआ क्योंकि यहाँ पर माइनस है, यहाँ माइनस होने का मतलब आगे के साइन बदल जाते हैं। अब आप आराम से ये दोबारा बता देता हूँ एक बार, ये दोबारा लिख लो, x माइनस 1/x इसकी वैल्यू हमें फाइंड करना है, x की वैल्यू क्या था, तो √5 प्लस 2 ये दे रखा था, ठीक है, x की वैल्यू ये गिवन था, माइनस आपने अभी अभी 1/x की वैल्यू निकाली है जो कि ये है, क्या वैल्यू है √5 और उसके बाद माइनस 2, ये साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस है, माइनस होने का मतलब आगे के साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये प्लस 2 हो जाएगा, √5 से √5 कट गया, 2 और 2 को ऐड कर दोगे तो 4 आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, तो 4 देखिए ऑप्शन में बी है, तो बी आपका आंसर है। अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि a प्लस बी क्या होगा, देखिए इन तीनों का सम 180 होता है, इन तीनों का सम 180 है, बीच में 90 आ गया, ये 90 का सिंबल है, बीच में 90 दे रखा है, तो अगर ये बीच वाला 90 हो गया तो दोनों को प्लस करके 90 आएगा ना, बचे हुए इन दोनों को प्लस करके 90 ही तो आएगा, भाई इन तीनों का सम 180 होता है, बीच वाला 90 हो गया तो इन दोनों को प्लस करके बचा कितना 90 तो बचा, तो 90 आपका आंसर आ जाएगा। नाउ अब आपकी केस स्टडी शुरू हो जाती है यहाँ से, तो केस स्टडी के लिए पढ़ लेते हैं पहले क्वेश्चन क्या है। वैसे आप देखिए तो डायग्राम से आपको सब कुछ कवर हो जाएगा, डायग्राम ही मेन है, डायग्राम से ही सब कुछ कवर होगा आपका, तो 1 बाय 1 पहले मैं आपको समझा देता हूँ। इन अ सोसाइटी, एक सोसाइटी में रेजिडेंट डिसाइड टू बिल्ड अ पार्क, उन्होंने एक पार्क बनाया चिल्ड्रन के लिए, पार्किंग एरिया भी बनाया, एबीसी शो द पार्क, ट्रायंगल एबीसी जो है वो पार्क है और DEFG जो है वो पार्किंग है, ठीक है, तो एबीसी ये जो एबीसी है, ये वाला एबीसी आप देख पा रहे होंगे, ये वाला ये एबीसी ये जो आप देख रहे हो, ये जो है एबीसी ये पार्क है आपका, ये आपका पार्क है और ये वाला पार्ट जो है वो आपका पार्किंग है, ठीक है, पहले लिख लेते हैं पार्क और पार्किंग। नाउ अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ ए की वैल्यू बताइए, तो ए देखिए इधर 1 है, इधर 1 है और इधर 2 है, इधर 1 है और इधर 2 है, तो 1 और 2, तो 1 2 आंसर आ गया जो कि ए नंबर है। कितना आसान क्वेश्चन था, ए के कोऑर्डिनेट पूछ रहे थे, तो ए ये रहा ना, ए यहीं पे तो है, ए आपको दिख रहा है ना, ये आपके पास है, लीजिए मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ, ये रहा आपके पास ए, यहाँ पर ए है, तो इधर से 1 इधर से 2, तो 1 2 ही तो लिखोगे ना इसको। आगे बढ़ जाते हैं, डी के निर्देशांक, डी ढूंढिए, डी ढूंढिए, डी, आइए डी ढूंढते हैं, डायग्राम वापस आता हूँ, डी ये रहा डी, ये डी देखिए एक्स की वैल्यू 5 है और यहाँ वाई की वैल्यू 0 है, यहाँ पर एक्स की वैल्यू तो 5 है और वाई की वैल्यू 0 है, तो 5 और 0, 5 और 0 सी है, तो सी आंसर आ जाएगा। राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ एफ, एफ ढूंढना आपको, एफ ढूंढिए, डायग्राम देखिए एफ, एफ ये रहा, एफ ये रहा, तो इधर से तो 8 है और इधर से आप देखोगे तो 3 है, इधर से आपका 3 है, इधर से आपका 8 है, वापस ब्लू पेन लेता हूँ, एक बार पेन चेंज कर दूं आपके लिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो कभी भी मेरे बैच में। ये देखिए इधर से 8 है और इधर से 3 है, हमेशा पहले x की वैल्यू लेते हैं, तो ये 8 है और इधर से 3 है, तो 8 और 3, तो 8 और 3, 8 और 3 बी नंबर पे है, तो बी आंसर आ गया। पार्क का क्षेत्रफल, पार्क का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ पार्क, पार्क देखिए पार्क आपका कौन सा शेप में था, ट्रायंगल शेप में था, और ट्रायंगल का एरिया फॉर्मूला क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2 बेस, बेस कितना है, तो बेस ये है, बेस आपका ये है, 1 से स्टार्ट होता है और 3 पे खत्म होता है, यानी 2 बेस हो गया, 2 यूनिट का बेस हो गया, ये जो बेस है ना 2 यूनिट का आपका बेस हो गया, तो बेस की जगह हम 2 लिखेंगे, और हाइट देखिए हाइट कितने यूनिट का है, तो 2 से 4, तो ये भी 2 ही यूनिट है,
2 यूनिट नीचे है, 2 यूनिट आपका ऊपर है, 2 यूनिट आपका ऊपर है, तो हाइट भी आपका 2 है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 2 आपका आंसर आ जाएगा। तो एरिया ऑफ पार्क जो है वो 2 है, 2 यूनिट, तो 2 यूनिट बी जो है आपका आंसर होगा। देखिए पार्क जो है वो ट्रायंगल शेप में है, ऐसे ट्रायंगल शेप में, ठीक है, और इसका एरिया जो होता है वो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। डायग्राम को ध्यान से देखोगे तो बेस भी आपका 2 है, हाइट भी आपका 2 है, 2 से 2 कट गया तो 2 बचा, तो एरिया आपका 2 आ जाएगा। पार्किंग का क्षेत्रफल, तो पार्किंग जो है वो रेक्टेंगल की शेप में है, ऐसे रेक्टेंगल की शेप में है, तो एक आपको लेंथ चाहिए, एक आपको ब्रेथ चाहिए, तो लेंथ और ब्रेथ देख लेते हैं। ये देखिए लेंथ जो है वो कितने यूनिट का है, 1 2 3, 3 यूनिट का लेंथ है, 3 5 से 8 है ना, 3 यूनिट लेंथ है। और ब्रेथ देखिए, ब्रेथ ब्रेथ देखिए ये रहा 3 के सीध में, तो 3 यूनिट लंबाई है और 3 यूनिट चौड़ाई है। तो एरिया का फॉर्मूला स्क्वायर का लगा लो या फिर रेक्टेंगल का लगा लो, क्या होता है फॉर्मूला, एल इंटू बी, यानी 3 इंटू 3, इट मीन 9 जो है वो आंसर आएगा, तो सी आपका आंसर आ गया। क्लियर हो गया, कितना सिंपल केस स्टडी आपको समझा दिया एक बार में। नाउ अगले केस स्टडी की बात करते हैं, ये हमारा 45 हो गया। अगला केस स्टडी फिर से स्टार्ट होता है, ये केस स्टडी आपके बुक से ही लिया गया है, जिसमें एक तरफ ये 50 है, ये 50 है, ये आपका 80 है, ये आपका 120 मीटर दे रखा है ना, एक 50 है, एक 80 है, एक 120 है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है त्रिभुजा खेत का अर्ध परिमाप, आधा परिमाप, सेमी पेरीमीटर जो होता है एस, एस का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। तो पहली साइड कितनी थी, ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो 50 80 और 120, 50 80 120, 50 प्लस 80 प्लस 120 डिवाइड बाई 2, तीनों को प्लस कर दीजिए, तो तीनों को, इन तीनों को प्लस करने पे ये हो गया 200, 250, 250 को 2 से आप डिवाइड कर दोगे, तो 250 को 2 से कैंसिल करने पर 125 आएगा, तो 125 आपका सेमी पैरामीटर होगा। खेत का परिमाप क्या होगा, खेत का परिमाप क्या होगा, तो परिमाप क्या होता है, तीनों को सम करते हैं ना, तीनों को ऐड करते हैं तो परिमाप आता है, दिखाओ ना। और ट्रायंगुलर फील्ड, एक ट्रायंगुलर फील्ड है एबीसी, लेंथ 120 है, 80 है, 50 है। फार्मर फार्मर जो है वो फेंस लगाना पर चाहता है, जिसमें फेंस ऑल अराउंड लिविंग अ स्पेस, जिसमें कि स्पेस होना चाहिए 3 मीटर वाइड फॉर अ गेट ऑन वन साइड। अब यहाँ पे देखिए गेट जो है वो 3 मीटर का है, यहाँ गेट है, यहाँ आपका गेट है, ठीक है, यहाँ आपका गेट है, ध्यान रखना। द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, कॉस्ट जो है वो 20 रुपए पर मीटर है। आफ्टर फेंसिंग फार्मर कल्टीवेट वगैरह आपको दिया हुआ है। तो अब इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि द पैरामीटर ऑफ द फील्ड, फील्ड का टोटल पैरामीटर कितना है, तो आपने अभी तो निकाला था टोटल पैरामीटर, तीनों को प्लस करा था, कितना आया था, 250 आया था ना, 250, तो 250 आपका आंसर आ जाएगा। नाउ द लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ ऑफ द वायर नीडेड फॉर द फेंस, कितने वायर की जरूरत पड़ेगी, वायर कितना चाहिए, तो टोटल 250 है, टोटल 250 है, उसमें से 3 हटा दो गेट के लिए, तो टोटल कितना था, तीनों साइड मिला के, ये तीनों साइड मिला के 250 है, जिसमें से 3 मीटर तो गेट भी है ना, गेट भी तो रखोगे, तो वहां फेंस थोड़ी लगाओगे जहां गेट होगा, तो 3 कम कर दो यानी 247, तो डी जो होगा वो आपका आंसर होगा 247। हम डी पे आंसर टिक कर देंगे, 247 हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, अब कॉस्ट कितना आएगा, तो देखिए एक बात बताइए, फेंसिंग कितना था, 247 का था, फेंसिंग आप कितना करा रहे हो, 247 का करा रहे हो, और पैसे कितने मांग रहा था वो, 20 मांग रहा था, है ना, याद है ना, 20 मीटर, इतना आप फेंसिंग करा रहे हो और 20 रुपए के हिसाब से करा रहे हो, मल्टीप्लाई कर लो 4940, तो 4940 सी जो है वो आपका आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन है, खेत का कुल क्षेत्रफल, टोटल एरिया ऑफ द फील्ड, तो चलिए आराम से निकालते हैं। टोटल एरिया ऑफ द फील्ड ये कितना था, 50 था, ये आपका 80 था, ये आपका 120 है। अब एरिया निकालने के लिए पहले एस निकालते हैं, एस आपका 125 आया, एस माइनस ए, तो 125 में से 50 को माइनस करो, तो 50 माइनस कर दोगे तो आपका आ जाएगा 75 आ जाएगा, 75 आ गया। उसके बाद s माइनस बी, यानी 120 में से 80 को माइनस कर दो, तो 120 में से 80 को माइनस कर दोगे तो 40 बचेगा। क्लियर है, s माइनस सी
सॉरी 125 है ना ये, सॉरी बच्चों 125 में से 80 को माइनस करोगे 45 बचेगा ये, और 125 में से 120 को हटा दो तो 5 बचेगा। अब एरिया निकालने के लिए हीरोन्स फॉर्मूला हम सबको पता है। एरिया कैसे निकलता है, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी से। तो एस कितना आया था 125, एस माइनस ए ऊपर दिया था देखिए, एस माइनस ए 75, तो 75, एस माइनस बी जो था वो आपका 45, एस माइनस सी जो था वो आपका 5। अब सबके फैक्टर कर लीजिए, आप इन सबके फैक्टर कर लीजिए बच्चों, 125 के फैक्टर तो 5 इंटू 5 इंटू 5, ऐसे 75 के फैक्टर तो 3 इंटू 5 इंटू 5, 45 के फैक्टर तो 3 इंटू 3 इंटू 5 और 5 का फैक्टर 5, सबके फैक्टर कर लिए। अब ये अंडर रूट के अंदर है, अंडर रूट से बाहर कब आते हैं, जब इनके पेयर बनेंगे, तो 5 5 का पेयर 5 आ गया बाहर, 3 का पेयर 3 से तो 3 आ गया बाहर, फिर 5 का पेयर 5 से ये दोनों तो 5 आ गया बाहर, ऐसे ही 5 का पेयर 5 से तो 5 आ गया बाहर। लेकिन आप देख सकते हो 3 और 5 का पेयर नहीं बना, यानी अंडर रूट 15। ओवरऑल कहने का मतलब ये है, अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे, आप कैलकुलेट करके चेक कर लेना, ये 375 के आसपास आएगा, 375 अंडर रूट 15 शायद ये आएगा, आप चेक कर लेना, ठीक है। ये तो आपको आता है ना, ए बी सी आपके पास है ही, ए है, बी है, सी है, ऐसा आप निकाल ही लोगे, फिर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी खुद कर लो, देखो कैलकुलेशन करके शायद ये आएगा। तो इस प्रकार से बच्चों यहाँ पर ये आपका पहला पेपर खत्म होता है जो गवर्नमेंट द्वारा जारी किया गया था आपके लिए। तो आपके लिए बहुत जरूरी है पेपर करना, और वीडियो को बार बार देखना, एक बार में समझ में नहीं आएगा, 2 से 3 बार देखिए, बार बार समझिए, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं। तो आपको पेपर अच्छा जाए इसलिए हम आपके साथ इतनी मेहनत कर रहे हैं। अगर आप पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों को बोलिए इस टाइप के क्वेश्चन करें, अगर आप टीचर हैं तो अपने बच्चों को बोलिए ये वीडियो देखें और बार बार इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। मिलते हैं अगले पेपर में, तब तक नमस्कार आप सबको, जय हिंद।